हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिजिक्स के हमारे अगले टॉपिक में हम बढ़ते हैं, वो है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी के बाद का ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और समझ लीजिए कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये एक प्रकार से। मैग्नेटिज्म में जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम इसको मूल रूप से दो प्रकार से बात करेंगे। पहला तो है नेचुरल मैग्नेटिज्म के ऊपर और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो पहला, जब हम सिलेबस में इसमें स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिज्म को, पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर चर्चा करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही हम फिर नेचुरल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर हम बात करना चालू करेंगे। पहला टॉपिक जो है मैग्नेटिज्म में जिस चीज के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इससे संबंधित ही पूरी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे, मगर पहला जो बात आता है दिमाग में कि व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पदार्थ है जो कि अपने ही फील्ड के, अपने ही क्वालिटी वाले जो मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल को वो सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स से अपने तरफ या तो अट्रैक्ट करता है या उसे रिपल कर देता है। किसी दूसरे मैग्नेट को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, मगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को वो केवल और केवल अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे पदार्थ को ही हम किस नाम से जानते हैं? मैग्नेट के नाम से जानते हैं। इसके इतिहास के बारे में जानने की हमें आवश्यकता नहीं है कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, ये विश्व में कहाँ प्राप्त होता है, सर्वप्रथम कहाँ ढूंढा गया, ये सब चीज़ों को जानने की इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें सीधे इस चीज़ पर आना है कि मैग्नेट क्या होता है और इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो किसी दूसरे, अपने सेम जो फैमिली का कोई दूसरा मेंबर होगा उसे या तो अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। तो किसी दूसरे मैग्नेट को वो आइदर अट्रैक्ट और रिपल करेगा, ये पहली बात हुई। इसकी दूसरी बात क्या होगी कि अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेट अलग होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस अलग होते हैं, दोनों में अंतर है। तो कोई दूसरा जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेट जो है ये ऐसा मटेरियल होता है जो सेम जो मैग्नेट होगा, इस मैग्नेट को आइदर वो पहला अट्रैक्ट कर सकता है या दूसरा इसे क्या करेगा? रिपल करेगा। मगर मैग्नेटिक सब्सटेंस कोई दूसरा है, इसे वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये मैग्नेट की परिभाषा हुई। मैग्नेट के कुछ सिंपल, यदि हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जब आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट का तात्पर्य क्या है कि चुंबक के कुछ गुण, इसके जो प्राकृतिक गुण है, उन प्राकृतिक गुण के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं अभी पहले, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट पर आएंगे। तो कोई भी मैग्नेट है वो किसी दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट या तो रिपल करता है, या मैग्नेटिक सब्सटेंस को ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, इन प्रकार की चीजें हैं, ये मैग्नेट नहीं है। दीज आर दी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अर्थात ये चुंबकीय पदार्थ हैं, ये चुंबक नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ सदैव चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, मगर एक चुंबक दूसरे चुंबक को या तो अपने से दूर फेंक सकता है या तो अपनी तरफ उसको आकर्षित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। जब इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो चीज आता है कि इसमें अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन दोनों प्रकार के क्या होते हैं? नेचर होते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है? टू पोल्स होते हैं। टू पोल्स का मतलब क्या हो गया? दो ध्रुव होते हैं। कोई भी चुंबक आप लो, कोई भी एक पदार्थ लो, जैसे कि हमने क्या कर लिया, ये एक छोटा सा पदार्थ ले लिया, अब ये चुंबक है, तो इस चुंबक में दो ध्रुव मौजूद होंगे। एक ध्रुव होगा आपका नॉर्थ और दूसरा ध्रुव जो आपके पास मौजूद होगा उसको हमने नाम क्या दे दिया है? साउथ दिया।
क्यों हमने इसे नॉर्थ और क्यों हमने इसे साउथ पोल का ही नाम दिया, इसका रीजन जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में उसको क्लियर कराऊंगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ही, अर्थ मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किसी भी चुंबक में दो ध्रुवों का नाम उत्तर और दक्षिण ध्रुव ही क्यों रखा गया है, पूर्व और पश्चिम क्यों नहीं रखा गया। और किसी भी चुंबक को जब हम स्वतंत्र धागा में यदि हम लटका के रख देते हैं तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही आकर क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। तो इसके बारे में हम उस अर्थ मैग्नेटिज्म या पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे। तो यहां भी हमें मेन जो देखना था कि एक मैग्नेट के क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, और 2 पोल्स कौन कौन से होते हैं भाई, साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि सिमिलर पोल्स एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर पोल एक दूसरे को हमेशा रिपल करते हैं। सिमिलर पोल मतलब साउथ पोल साउथ को रिपल करेगा और नॉर्थ पोल वाला यदि कोई दूसरा नॉर्थ पोल यदि आपने ले आया तो उसे क्या करेगा, वो रिपल करेगा। कभी भी आप दो चुंबक को पकड़ के देखिएगा, दो चुंबक, जैसे ये एक चुंबक लिया मैंने, ये दूसरा चुंबक लिया, अब ये दोनों चुंबक को यदि इस तरीके से मैं कर रहा हूं तो ये अट्रैक्ट किए, मगर इसी को इस तरीके से लाकर कर रहा हूं तो उसको क्या करेंगे, रिपल करेंगे। बचपन में मेरे ख्याल से हर किसी ने या अभी तक के अपने लाइफ में हर किसी ने इस चीज को फील किया होगा। और दो चुंबक एक दूसरे को दूर फेंकते हैं तो उन दोनों को फोर्सफुली एक दूसरे से ज्वाइन कराने का कोशिश भी किए होंगे। तो उसमें हमको साफ समझ में आता है कि वहां एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है, एंड वही जो फोर्स है आइदर अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। तो इसका महत्वपूर्ण चीज क्या था कि इसमें दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। सिमिलर पोल्स जो होते हैं एक दूसरे को रिपल करते हैं। इट मीन्स कि साउथ पोल को रिपल करेगा, नॉर्थ पोल जो होता है वो नॉर्थ पोल को रिपल करेगा। चौथा जो बात है वो है अपोजिट पोल्स ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अर्थात साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाओ तो अट्रैक्ट करेंगे, या नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेकर जाओ तभी हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी बात हो गई। पांचवा जो महत्वपूर्ण बात है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इट मीन्स एकल ध्रुव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। इट मीन्स जैसे कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, इसको हमने बीच से ऐसे काट दिया, जैसे ही हम काटेंगे तो क्या बनेगा कि ये एक चुंबक हो गया, ये दूसरा चुंबक बन गया हमारे पास में। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर से बन जाएगा, और ये जो कटा हुआ है साउथ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो गया। अर्थात चुंबक को चाहे आप कितना भी बारीक से बारीक टुकड़ा कर दो, उसका एक सिरा हमेशा उत्तरी ध्रुव होगा और एक सिरा हमेशा दक्षिणी ध्रुव होगा। क्योंकि ये जो है 2016 के एसीएफ में एक क्वेश्चन आ चुका है कि यदि दो चुंबक को हम टुकड़े कर देते हैं तो क्या होगा, उसमें प्रत्येक चुंबक में उत्तरी दक्षिणी ध्रुव का निर्माण होगा। अर्थात हर एक जो आपके पास पीस रहेगा मैग्नेट का, ईच पीस, जितने भी आपको अलग अलग जो पीस मिल रहे हैं वो सभी पीस में क्या मिलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यही हमें मिलते जाएगा। आप इसको चाहे कितना भी छोटे छोटे टुकड़े में इस तरीके से आप क्या है तोड़ते जाइए। एक बहुत पतला भी यदि इस प्रकार का मैग्नेट होगा तो उसका एक हिस्सा नॉर्थ पोल को बताएगा और एक हिस्सा उसके साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए इसको बोला गया कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनो मतलब होता है सिंगल, पोल का मतलब होता है ध्रुव। तो एक ध्रुव जो रहता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इस दुनिया में कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो ये मैग्नेट के क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात किया था। अब मैग्नेट के प्रॉपर्टीज के बाद में हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और वो टॉपिक है हमारा ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब यहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर चर्चा करते हैं, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम आगे बढ़ते बढ़ते अर्थ मैग्नेटिज्म पर पहुंचेंगे। ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है?
ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था, फिजिक्स सब्जेक्ट से संबंधित। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन दिया और उस ऑब्जर्वेशन के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर फिर चर्चाएं चालू हुई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए करके। तो क्या बात इसने किया था या ओरेस्टेड ने क्या चीज को देखा, उसका एक कथन था। उसने ये चीज को हमेशा वॉच किया कि कोई भी धारावाही चालक मतलब एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो वाले कंडक्टर के पास में यदि हम किसी मैग्नेटिक कंपास नीडल को, जिसे हम चुंबकीय सुई कहते हैं, उस चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि उस चुंबकीय सुई में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। डिफ्लेक्शन मतलब विचलन, या उसका जो कांटा है उस चुंबकीय सुई का, जैसे ये इस प्रकार का चुंबकीय सुई है, तो जैसे ही इसको धारावाही चालक के पास लेके जाएंगे तो एक बार इस तरफ हिलेगा और उसके बाद फिर से वापस अपने मूल स्थान में आ जाएगा। जितने बार आप उसको दूर से पास लेकर जाओगे उतने बार वो इस तरीके से हिल कर क्या होगा, फिर से अपनी जगह पर वापस आएगा। इस प्रक्रिया को देखने के बाद उसने क्या किया, इसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही लिया। एक्सपेरिमेंट के तौर पर कैसे लिया कि ओरेस्टेड ने क्या किया, एक इस प्रकार से छोटा सा सर्किट बनाया। ये वोल्टेज सप्लाई दिया उसने। इस वोल्टेज से धारा प्रवाहित होगा कब, जब इस स्विच को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जब ये स्विच क्लोज होगा तो उसने क्या किया, इस धारावाही चालक अर्थात ये इसको बिंदु ए लिया और इसको बिंदु क्या लिया, उसने बी लिया। तो जैसे इस स्विच को क्लोज किए, यहां उसने पास में क्या रख दिया है, छोटा सा कंपास नीडल रख दिया था। और कंपास नीडल के अंदर में आप देखेंगे तो इस प्रकार से तीर का निशान देखते हुए आपको एक चुंबकीय सुई दिखाई देगी, अर्थात ये मैग्नेट का बना हुआ रहता है, बहुत ही बारीक चुंबक का। और ओरेस्टेड का कथन क्या था कि जैसे ही हम स्विच को क्या करेंगे, क्लोज करते हैं, ये जो स्विच है इस स्विच को जैसे उसने क्या किया, क्लोज किया, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होनी चालू हुई। विद्युत धारा प्रवाहित होकर वापस कहां आ गया, इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक। तो जैसे ही विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हुई, उसने देखा कि इस दिशा पर मौजूद जो चुंबकीय सुई है उसकी दिशा इस तरीके से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हुई। और डिफ्लेक्ट होने के पश्चात इस जगह पर जाकर रुकी नहीं, वापस अपने स्थान पर आ गई। इस तरीके से बात को ध्यान देंगे। क्या हुआ, जैसे ही धारा प्रवाहित हुई, स्विच क्लोज किए, ये तुरंत ऐसे नीचे आए और नीचे आने के पश्चात फिर से ऊपर जाकर रुक गया अपने स्थान पर। जितने बार स्विच को क्लोज कर रहे थे, जितने बार फिर से स्विच को ओपन किए, फिर क्लोज किए, फिर से ऐसे नीचे गया और नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर उठ गया। फिर स्विच को ओपन किए, क्लोज करने के बाद देख रहे हैं तो फिर ये नीचे जा रहा है, फिर वापस ऊपर उठ के आ रहा है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलते रहा। इसके बाद उसने क्या किया, इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया। उसने बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, अर्थात इस तरफ ऋणात्मक और इधर क्या कर दिया, उसने धनात्मक टर्मिनल बना लिया। कोई भी बैटरी का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, हमेशा एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा। बड़ी रेखा हमेशा धनात्मक को बताता है और छोटी रेखा हमेशा किसे रिप्रेजेंट करता है, ऋणात्मक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बड़ी रेखा को हमने राइट साइड में ले लिया और छोटी रेखा को लेफ्ट साइड में ले लिया, तो ये हो गया धनात्मक और ये जो हिस्सा है ये बन गया हम लोगों का ऋणात्मक। अब जब स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो धारा प्रवाह की दिशा चेंज हो गई, इस दिशा में अब धारा का प्रवाह हो गया और ये इस तरीके से। तो धारा के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन हुआ, क्यों? क्योंकि हमने बैटरी के पोलरिटी को क्या कर दिया, बदल दिया। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा बैटरी के बाहर कहां से कहां होता है, हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से होता है, ऋणात्मक से धनात्मक होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, समझते हुए चलना है। अब जैसे ही
बैटरी के टर्मिनल को अपोजिट किए, अपोजिट करने के बाद फिर से स्विच को क्लोज किए। अब क्या देखने को मिला कि ये जो इस प्रकार से मैग्नेटिक नीडल है जिसे आप पेन के रूप में देख रहे हैं, जैसे ही धारा इस दिशा से बहनी चालू हो गई, इसका डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर हो गया। पहले क्या था, जब धारा इस दिशा से चल रही थी तो डिफ्लेक्शन नीचे की ओर था, और जब धारा इधर से चलनी चालू हुई तो डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर हो गया। उसने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार किया और कई बार करने के पश्चात एक नतीजे पर पहुंचा, और उस नतीजे को अपने ऑब्जर्वेशन या अवलोकन के रूप में क्या किया उसने बताया। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, इनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस जिसे हम कहते हैं अवलोकन, उसने क्या क्या देखा। पहला यह देखा कि धारा प्रवाह होने पर, धारा प्रवाह होने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैं इसको आपको ऐसे लैंग्वेज में बता रहा हूं जिससे हम आसानी से समझ सकें। पहला बात उसने बोला कि धारा प्रवाह होने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी के ऊपर एक रेखा मैंने खींचा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कराता है, सदिश को, अर्थात उसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह राशि सदिश राशि है, इसकी अपनी कोई ना कोई दिशा होगी। तो धारा प्रवाह होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसको बताया। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात कि धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर, धारा की दिशा में परिवर्तन होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। मीन्स कि हमने धारा की दिशा को परिवर्तित किया तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहे उसकी दिशा भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, उसकी दिशा भी चेंज हो गई। तो धारा की दिशा में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यही दो इसके महत्वपूर्ण क्या थे, ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन यह था कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, और दूसरा उसने ये बोला कि धारा की दिशा को परिवर्तित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से ओरेस्टेड जो है प्रथम साइंटिस्ट था जिसने यह बताया कि विद्युत धारा से चुंबकत्व का क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होने की अवधारणा को सिद्ध किया इनने। मतलब इनका सीधा सीधा से मीनिंग यह था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। इस चीज को प्रूफ करके, इस चीज के बारे में स्टडी करके सर्वप्रथम बताने वाला व्यक्ति कौन है, ओरेस्टेड। तो इनने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर इस चीज को बताया। अब जैसे ही ओरेस्टेड ने इस चीज को बताया, काफी समय तक इसके ऊपर बातें चली कि ठीक है धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इट्स ओके, मगर किस बिंदु में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या इस चुंबकीय सुई को बिल्कुल इस चालक के नजदीक रखेंगे तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके इससे दूर लेकर जाएंगे तो कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। और चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा अर्थात क्वांटिटी या अमाउंट को कैलकुलेट करने की बात उठी। तो जब अमाउंट कैलकुलेट करने की बात उठी तो उसके लिए इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन लाना आवश्यक हो गया था। तो बायोट-सेवर्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसी एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल जो रूप है उसको बायोट एवं सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिकों ने लाने का काम किया। तो बायोट-सेवर्ट का जो रूल है, वो बायोट-सेवर्ट के रूल को हम अब क्या करते हैं, यहां स्टडी करते हैं। ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में तो था, अब बायोट-सेवर्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कहता है। वेरी इजी सा, वेरी सिंपल सी बात थी ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब जो महत्वपूर्ण बात है ये है बायोट-सेवर्ट लॉ।
BSL शॉर्ट फॉर्म पे इसको जाना जाता है, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ वास्तव में क्या था कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का गणितीय रूप है ये। अर्थात ओरेस्टेड ने जो अपना प्रयोग किया था, उस प्रयोग को इनने क्या किया, गणितीय रूप दिया, अर्थात सूत्र के आधार पर निकाला और उनने पूरा इन बातों को बताया कि जो भी धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक से उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा किन किन बातों पर निर्भर करती है, उसको इनने रिप्रेजेंट किया। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो क्या है आपका, बायोट-सेवर्ट लॉ है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अब बायोट-सेवर्ट ने क्या कहा कि उसने बोला कि मान लेते हैं कि कोई एक हमारे पास में इस प्रकार से धारावाही चालक है। अब इस प्रकार से जो भी धारावाही चालक है, तो इसका मतलब यह है कि यदि इसमें से कोई करंट आई क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस चालक से, तो इसके आसपास इर्द गिर्द क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही होगा। मगर अब यह बात आएगी कि यदि मैंने कोई एक बिंदु यहां ले लिया, अब मैं बोलूंगा इस बिंदु पर इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र है, तो अब यह बात आएगा कि भाई ये जो धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक में तो धारा इसी स्थान पर भी प्रवाहित हो रही है, इसी स्थान पर भी, इसी स्थान पर भी, इसी स्थान पर भी। कोई भी आप एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, सभी स्थान पर क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह है। अर्थात यह है कि इस बिंदु पर इसमें तो बहुत सारे छोटे 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 आपके क्या बन रहे हैं, टुकड़े बन रहे हैं, और हर एक छोटे टुकड़े को आप इकाई लंबाई का टुकड़ा लेकर चलो, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को, वो सभी चुंबकीय क्षेत्र का मान इस स्थान पर कितना है, इस बिंदु को यदि हमने पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया, तो प्रॉब्लम यह आई कि इस पॉइंट P पर इतने लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इतने लंबे के लिए एक साथ कैलकुलेट कर पाना मुश्किल था, इसलिए क्या किया गया, एक छोटा सा हिस्सा लिया गया। ये जो I जो है, ये जो I की बात कर रहा हूं, ये इकाई लंबाई में मौजूद करंट को बता रहा है। तो इस लंबाई को मैंने क्या ले लिया जी, dl लंबाई ले लिया। dl मतलब क्या है, l जो है इसकी पूरी लंबाई है, तो dl जो है उसका बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म लंबाई की बात कर रहा है, अल्प जो उसकी लंबाई है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो I डॉट dl है, I डॉट dl को एक साथ, I जो है वो इकाई लंबाई में मौजूद करंट को बताता है, तो dl लंबाई में टोटल कितना करंट मौजूद होगा, I डॉट dl मौजूद होगा। अर्थात इतने पूरे लंबाई पर जो करंट मौजूद है टोटल, उतने करंट के कारण इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो I डॉट dl जो रहता है, इसको फिजिक्स में एक अलग ही तत्व से, एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसे करंट एलिमेंट कहते हैं। करंट एलिमेंट, धारा तत्व। अर्थात इतने में जो धारा जो प्रवाहित हो रही है, यह आइडियल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो वैल्यू है, ये आइडियल, इस आइडियल का एक मिड पॉइंट ले लो, और इस मिड पॉइंट से ये बिंदु P की दूरी कितनी, इसको देख लो। इस मिड पॉइंट से इस बिंदु P की दूरी कितनी हो गई, R। और ये जो करंट एलिमेंट है, इस करंट एलिमेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। भाई कुछ भी हो सकता है, ये बिंदु यदि बिल्कुल इधर रहता तो यहाँ पर कोण 0 बनता, ये पॉइंट यदि बिल्कुल नीचे रहता तो भी यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये पॉइंट यदि इसी स्थान पर रखोगे तो यहाँ से बिल्कुल कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये एक अलग अलग हमने क्या लिया, कंडीशन लिया। तो अब देखो इस चित्र को ध्यान से सभी समझेंगे कि ये एक धारावाही चालक है। किसी भी चालक में जो धारा प्रवाह होती है वो इकाई लंबाई पर मौजूद, या इकाई लंबाई पर इकाई समय में कितने आवेश किसी जगह को क्रॉस करके जाते हैं, वही धारा होता है।
तो इकाई लंबाई के कारण किसी बिंदु पर निकालना कठिन है, इसलिए हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ही लिया कि इतने में कितना धारा मौजूद है। तो उतने में कितना धारा मौजूद है वो कैसे पता चलेगा हमको, आई डॉट डीएल से पता चलेगा। तो ये आई डॉट डीएल ये करंट एलिमेंट है। तो इस करंट एलिमेंट के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या होगी, इसको बायोट सेवर्ट ने क्या किया बताया, और उनके कथन के अनुसार क्या था कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है B, ये प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा आईडीएल के, अर्थात करंट एलिमेंट के समानुपाती होगा। इसका मतलब यह है कि जितना आप करंट की मात्रा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। जितना ज्यादा आप लंबाई बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ते जाएगा। ये पहला उसने क्या किया, नियम लिया। दूसरा नियम उसने क्या बोला कि ये चुंबकीय क्षेत्र का मान साइन थीटा के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये थीटा क्या है, कोण है, किसके किसके बीच में, P ये जो R है, ये जो दूरी और ये आईडीएल की दिशा, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो कोण क्या कहलाता है, थीटा। तो उस थीटा के साइन के क्या रहता है, समानुपाती है चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये सभी एक्सपेरिमेंटली उनने फाइंड आउट किया था, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात जब वो इस नतीजे पर पहुंचे तो उसको इन सूत्र के माध्यम से, इन सूत्र के रूप में उसने क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया। सो B प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और तीसरा जो था B जो है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या हुआ, आर स्क्वायर। अर्थात R ये क्या है, अपना दूरी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। इसका तात्पर्य है कि R का मान बढ़ाते जाओगे तो उसके वर्ग के हिसाब से B का मान क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, कम होते जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों समीकरण को सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो सम्मिलित रूप से लिखने पर अपने को क्या मिलेगा कि B का वैल्यू प्रोपोर्शनल हो गया B का वैल्यू प्रोपोर्शनल हो गया आई डॉट डी एल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हुआ, आर स्क्वायर। इसके अब B प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे आप तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन क्या होगा, 4 पाई। इसे हम म्यू कहते हैं, बताऊंगा अभी म्यू क्या है, इंटू आईडीएल साइन थीटा अपॉन क्या हुआ, आर स्क्वायर। यहां ये जो म्यू नॉट है इसको चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता या परमिबिलिटी। परमिबिलिटी या चुंबकशीलता, इस शब्द का तात्पर्य है जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिसिटी में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है कि यह किसी भी माध्यम के विद्युत प्रकृति को रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि वह माध्यम इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने की अनुमति देता है कि नहीं, वैसे ही म्यू नॉट जो है किसी भी माध्यम की या किसी भी पदार्थ के चुंबकीय प्रकृति को बताता है। म्यू नॉट का मान जितना ज्यादा होता है वह पदार्थ उतना ही अत्यधिक चुंबकीय होता है। यह इस बात को बता रहा है, तो चुंबकशीलता को बता रहा है, या चुंबकीय तरंग उसके अंदर से कितने आसानी से पास हो सकते हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो एप्सिलॉन नॉट मटेरियल का वही गुण होता है जैसा गुण म्यू नॉट होता है। अंतर सिर्फ ये है, ये किसी भी पदार्थ के विद्युत प्रकृति को बताने का कार्य करता है, तो ये किसी भी पदार्थ के चुंबकीय प्रकृति को बताने का कार्य करता है। एक अंतर और है, एप्सिलॉन नॉट का मान जितना कम होगा वह उतना ही अच्छा विद्युत के लिए चालक होगा, मगर म्यू नॉट के लिए यह अलग है। म्यू नॉट का मान जितना ही ज्यादा होगा वह माध्यम चुंबक के लिए उतने ही अच्छा चालकता का कार्य करेगा, चुंबकीय फील्ड के लिए, चुंबकीय शक्ति के लिए। तो यह म्यू नॉट के बारे में हुआ, यह एप्सिलॉन नॉट के बारे में हुआ। और इस म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होता है। ये वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। अब इस म्यू नॉट की यदि आप इकाई निकालोगे तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये इसकी क्या होगी, इकाई हो जाएगी। टेस्ला मीटर पर एम्पियर जो है वो म्यू नॉट की इकाई होती है।
हमने तो यहां पर इन चीजों को थोड़ा सा देखा। तो यहां एक याद करने वाली बात है या समझने वाली बात है, ओरेस्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि धारावाही चालक पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मगर किस बिंदु पर उत्पन्न होगा, कितना उत्पन्न होगा, किस कोण में उत्पन्न होगा, इस चीज को किसने रिप्रेजेंट किया, किसने बताया, बायोट एंड शेवर्ट ने बताया। तो बायोट शेवर्ट का कहना यही था, धारावाही चालक के पास में मौजूद किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो उसके लिए इस नियम का हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। इस नियम की अपनी कुछ कमी भी है। कमी यह है इस नियम की कि जैसे बायोट सेवर्ट लॉ है, इस बायोट सेवर्ट लॉ की यदि आप क्या बात करेंगे, इसकी कमी क्या है, तो कमी में पहला चीज है कि एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं किया जा सकता। दूसरा, अल्प लंबाई का चालक भी प्रैक्टिकली पाना मुश्किल है। ये जो अल्प लंबाई जो मैं कह रहा हूं, ये अल्प लंबाई का चालक को पाना क्या है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। और जो काम बायोट सेवर्ट ने किया था वही काम एम्पियर ने भी अपना एक रूल निकाला। एम्पियर ने अपना एक रूल निकाला जिसे सर्किटल लॉ के नाम से जाना जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसमें इन चीजों के बारे में क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, बताया गया है। तो इतना तो था बायोट सेवर्ट लॉ के बारे में जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये जो बायोट सेवर्ट लॉ है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डॉट डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। तो क्या होगा जब वेक्टर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई साइन थीटा को यदि हटाओगे तो आई और डी एल का आपस में क्या हो जाएगा, क्रॉस लग जाएगा, अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। क्योंकि जब दो सदिश का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होता है, सदिश गुणनफल होता है, तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई के साथ में साइन थीटा जैसी क्वांटिटी लग जाती है। तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ ना कि इन चीजों को यदि हम देख रहे हैं तो कि इन दोनों की अपनी दिशा है, विद्युत धारा की दिशा है, विद्युत चालक की दिशा है। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह भी होगा कि ये जो हमारे पास क्या है, बी, इस बी की भी अपनी क्या होगी, दिशा होगी। और बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है आई और डी एल दोनों की दिशा के लंबवत होगी, उन दोनों की दिशा के परिणामी दिशा होगी। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, अभी कुछ रूल्स अभी हम बात करेंगे, कुछ रूल्स हम पता करेंगे कि किसी भी प्रकार का जो धारावाही चालक है, तो इस धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या नियम होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु जो रूल्स जो होते हैं वो रूल 3 प्रकार के हैं। दिशा ज्ञात करने के लिए नियम, दिशा ज्ञात करने का नियम। तो पहला जो रूल है और यही सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का तात्पर्य क्या हुआ कि ये हमारे पास राइट हैंड है हमारा, ये इस प्रकार से आप देखेंगे सभी कोई, ये मैंने अपने राइट हैंड को इस तरीके से उठाया, आप सब भी उठाएंगे। राइट हैंड को मैंने बिल्कुल इस तरीके से रख दिया कि ये जो अंगूठा है ये ऊपर की ओर जा रहा है और बाकी चारों उंगली की दिशा इस तरीके से है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि यदि मैं किसी धारावाही चालक को अपने हाथ में इस प्रकार से होल्ड करूं कि यदि ये चालक है तो इस चालक को अंगूठे की दिशा में ऐसे रखूं और विद्युत धारा ऊपर की ओर जा रही है, अर्थात अंगूठे की जो दिशा है वो विद्युत धारा की दिशा को बताती है, तो उंगलियों को मोड़ने पर इस प्रकार से जो दिशा मिल रही है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो जैसे कि ये चालक है तो इस चालक में इस प्रकार से मैं इसको रख सकता हूं, मेरा देखेंगे उंगली इस प्रकार से मुड़ के आया हुआ है, तो इस प्रकार से मुड़ के आया मतलब ये इस प्रकार से सर्कुलर डायरेक्शन में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। कब, जब विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी, बिल्कुल ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। तो और इसी को मैं ऐसे नीचे कर लेता हूं कि धारा यदि नीचे की ओर आएगी तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होगी। अब यहां आपको समझने की आवश्यकता है कि कोई भी धारावाही चालक है तो उस धारावाही चालक के आसपास में जो भी चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र
की दिशा क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, हमें इस चीज के ऊपर में क्या है चर्चा करना है। तो राइट हैंड थंब रूल में ये कहता है कि थंब जो रहता है, ये जो अंगुष्ठ है, अंगुष्ठ जो है वो धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को बताएगा। तो उंगली की मोड़, अर्थात ये जो उंगली है, इस उंगली को इस प्रकार से हमने मोड़ दिया, ये जो मोड़ है इसका कर्वेचर जो है, तो उंगली की मोड़ किसको रिप्रेजेंट करता है, बी की दिशा को बताता है। बी अर्थात मैग्नेटिक फील्ड जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में हमने देखा। बायोट-सेवर्ट लॉ जो है उसके आधार पर राइट हैंड थंब रूल आया और इसने बताने का कोशिश किया कि किसी भी धारावाही चालक में किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ये है। अब एक चीज है कि I और dl को यहां पर मैंने सदिश के रूप में लिखा कि I क्रॉस dl, इसका भी मीनिंग हम देखेंगे डायरेक्शन को निकालने के लिए। तो जो b का वैल्यू मिल रहा है वो b भी किस में मिलेगा, अपने को सदिश राशि के रूप में मिलेगा। तो ये जो b को जब हम सदिश राशि के रूप में लिखते हैं, तो ये सदिश राशि के रूप में लिखे गए b को बायोट-सेवर्ट इक्वेशन भी कहा जाता है और इसको लाप्लास इक्वेशन भी कहा जाता है, लाप्लास समीकरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये तो इस प्रकार से बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में एक छोटा सा बायोट-सेवर्ट लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, इनके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ एक छोटी सी बात की, एक छोटी सी चर्चा की है। अब इसके बाद में हम किस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे, वो टॉपिक है कि हमारे पास आखिर कंडक्टर के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकार में विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होगा, तो उसके आधार पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और अलग अलग बिंदु पर डिफरेंट जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये सभी जो चर्चाएं हैं हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।